आज का टॉपिक है रेस इप्सा लिक्विटर। इट इज़ अ डॉक्ट्रिन इन द एंग्लो अमेरिकन कॉमन लॉ एंड रोमन डच लॉ, जो कि ये कहता है कि इन ए टॉर्ट और ए सिविल लॉ कोर्ट कैन इन्फर नेग्लिजेंस फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ एन एक्सीडेंट और इंजुरी इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस ऑन हाउ एनी डिफेंडेंट बिहेव। मतलब कि जो भी टॉर्ट के अंदर या फिर सिविल लॉ के अंदर जो केस होता है, अगर उसमें डिफेंडेंट के बिहाफ से कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहा तो कोर्ट अपनी तरफ से वो केस का नेचर प्रिडिक्ट कर लेता है, मतलब वो किसका नेग्लिजेंस था वो अपनी तरफ से वो प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, तो द टर्म्स दैट इज द टर्म्स ऑफ रेस इप्सा लिक्विटर जो मैक्सिम है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका लिटरली ट्रांसलेट है द थिंग्स इटसेल्फ स्पीक। ठीक है, मतलब कि जो अपने आप को ही डिस्कस करता है, मतलब उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब जो चीज़ है, जो केस, जो वर्ड अपने आप को खुद ही बताता है, उसको अब दूसरों के द्वारा डिस्कस करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये नॉर्मली उस केस की तरह होता है जहाँ पर किसकी गलती है वो डेफिनेट है, मतलब कि उसे डिस्कस करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो केस सुनते ही पता लग जाता है कि गलती डिफेंडेंट का ही है या फिर प्लेंटिफ का ही है, तो उस केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो द रेस इप्सा लिक्विटर इज अ मैक्सिम द एप्लीकेशन ऑफ व्हिच शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डिफेंडेंट। ठीक है, मतलब कि जनरली एक नॉर्मल केस में क्या होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, और प्लेंटिफ जो केस करता है तो उसके ऊपर ही वो बर्डन होता है कि वो प्रूफ करे कि उसका डैमेज हुआ है और डैमेज डिफेंडेंट के वजह से ही हुआ है। लेकिन जब रेस इप्सा लिक्विटर और मैक्सिम अप्लाई होता है तो वो बर्डन शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। मतलब कि यहाँ पर प्लेंटिफ को जस्ट केस करना होता है और इस टर्म को अप्लाई करना होता है, तो तब डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि गलती उसकी नहीं है या फिर उसकी गलती की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी नहीं हुआ है, वो किसी और वजह से ही हुआ है, मतलब डिफेंडेंट लायबल नहीं है। तो इसे प्रूव करने का बर्डन तब प्लेंटिफ से डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि जनरली प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। सो देयर आर सर्टेन कंडीशन और आप कह सकते हैं कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर इस मैक्सिम को अप्लाई होता है। तो उनमें से कुछ है, पहला होता है द इंजुरी इज ऑफ द काइंड दैट डजंट ऑर्डिनरीली ऑकर विदाउट नेग्लिजेंस और इज अनकॉमन इन द कोर्स एंड नेचर ऑफ सेड एक्ट। मतलब कि जो इंजुरी हुआ है वो अगर ऐसा इंजुरी होता है कि डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के वजह से ही हुआ है, मतलब कि उसका अगर नेग्लिजेंस नहीं करता तो वो इंजुरी वो हार्म एफियर केस होता ही नहीं, तो उस केस में तो ये डेफिनेट हो जाता है कि ये मैक्सिम अप्लाई होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से ही प्लेंटिफ को हार्म या फिर इंजरी पहुंचा है। दूसरे नंबर पर आता है द इंजरी इज कॉज्ड बाय एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटली विद इन द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब कि जो प्लेंटिफ को जो हार्म पहुंचा है या फिर जो इंजरी पहुंचा है वो जिस एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है वो एक्सक्लूसिवली डिफेंडेंट के अंडर में था, मतलब कि डिफेंडेंट के फुल कंट्रोल में था। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के वजह से या किसी एजेंसी की वजह से आपको कोई चोट पहुंचा, ठीक है, तो और उसको वो किसी के अंडर में है, मतलब कि उसका जो ओनर है तो आप उसे ही पकड़ेंगे ना, तो उसका ही सारी गलती है। मतलब कि समझो आप कोई सैमसंग कंपनी का एक फ़ोन लेकर आए, उसको ऑन किया और वो आपके हाथ में फट गया, ठीक है, तो आपका जो डैमेज हुआ उसमें आपका कोई गलती तो नहीं है ना, वो फुल्ली सैमसंग कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सैमसंग कंपनी का जो ओनर है वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो इसमें इस तरह के केस में इस टर्म को डेफिनेट हो जाता है अप्लाई। ठीक है, नंबर 3 पर आता है द इंजुरी कॉजिंग एक्सीडेंट इज नॉट बाय एनी वॉलंटरीली एक्शन और कंट्रीब्यूट ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब कि जो इंजुरी या फिर जो हार्म हुआ है प्लेंटिफ में, उसमें प्लेंटिफ का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, मतलब कि ना वो वॉलंटरीली या फिर ना वो अनजाने से भी कुछ भी नहीं किया था। जो हार्म या फिर जो इंजरी हुआ है वो फुल्ली डिफेंडेंट की वजह से ही हुआ है। इस तरह के केस में इस मैक्सिम को अप्लाई किया जाता है। और नंबर 4 में आता है द डिफेंडेंट नॉन नेग्लिजेंट एक्सप्लेनेशन डजंट कम्प्लीटली एक्सप्लेन द प्लेंटिफ इंजरी।
मतलब कि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। अगर डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि वो उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं था जिसके वजह से हार्म हुआ है, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया, मतलब कि उसको फुल्ली प्रूफ करना पड़ेगा कि उसमें इसका कोई भी हाथ नहीं था। अगर वो एक फुल्ली प्रूफ नहीं कर पाया, अगर थोड़ा सा भी डाउट कहाँ पर रह गया कि क्लियर नहीं हुआ कोई पॉइंट, तो डिफेंडेंट को लायबल ठहरा जाएगा। ठीक है, तो रेस इप्सा लिक्विटोर इज ऑफ्टन कन्फ्यूज विथ प्रिमा फेसिया। ठीक है, मतलब कि जो मैक्सिम रेस इप्सा लिक्विटोर है, इसको एक दूसरा मैक्सिम जो कि प्रिमा फेसिया है उसके साथ कन्फ्यूज किया जाता है, लेकिन वो दोनों एकदम डिफरेंट है। ठीक है, प्रिमा फेसिया मतलब कि एट फर्स्ट साइट, ठीक है, मतलब मीन्स द कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन दैट ए पार्टी मस्ट शो सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एविडेंस बिफोर ए ट्रायल इज वर्थवाइल। मतलब कि जो केस शुरू होने के पहले, जो फर्स्ट ट्रायल होता है उसको शुरू होने के पहले पार्टी के पास जो मिनिमम एविडेंस होता है कि हाँ वो अपने आप को निर्दोष प्रूव कर सकता है, इसका पॉसिबिलिटी है, उसके पास इतना सा एविडेंस तो है, वो जो होता है उसे प्रिमा फेसिया कहा जाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट प्रिमा फेसिया इज अ टर्म मीनिंग देयर इज एनफ एविडेंस फॉर दैट टू बी केस टू आंसर। ठीक है, मतलब कि प्रिमा फेसिया एक टर्म्स है जो कहलाता है कि केस में पार्टी के पास एनफ एविडेंस है कि वो केस को स्टार्ट कर सके विथ एनफ एविडेंस, मतलब कि वो आंसर कर सके जब वो लाइबल नहीं है इस केस के लिए, इसमें उसका हाथ नहीं है, वो है प्रिमा फेसिया। बट रेस इप्सा लिक्विटर मीन्स दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आर सो ऑब्वियस ए पार्टी नीड नॉट एक्सप्लेन एनी मोर। मतलब रेस इप्सा लिक्विटर का मतलब मैंने पहले ही बोला था कि क्या मतलब कि जो उसके पास रेस इप्सा लिक्विटर का मतलब जो केस इतना ऑब्वियस है कि इसमें पहले से ही दिख रहा है कि इसका नेग्लिजेंस के वजह से ही केस स्टार्ट हो, मतलब हार्म हुआ, इसमें प्लेंटिफ का कोई भी हाथ नहीं है, डिफेंडेंट फुल्ली लायबल है इसके लिए, जहां पर और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, वो हो जाता है रेस इप्सा लिक्विटर। ठीक है, मतलब कि समझो कि पहले ही मैंने एग्जांपल दिया वो एक सैमसंग कंपनी का। ठीक है, जैसे कि फिर आप ये समझो कि आप रास्ते से चल रहे थे, ठीक है, और आपके ऊपर आपके सर के ऊपर शायद किसी का वो ग्रिल गिर गया। ठीक है, जो खिड़की का ग्रिल होता है वो गिर गया। अब आप तो चल रहे थे रास्ते से, तो आपके तो उसमें कोई भी हाथ नहीं। अब जो जिसका खिड़की का ग्रिल गिरा, चाहे वो उसका गलती हो ना हो, लेकिन गिरा तो उसके घर का ही ग्रिल ना, चाहे वो नेग्लिजेंस किया, उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, वो स्क्रू टाइट नहीं था, उसने वो नहीं ऑब्जर्व किया, वो हो सकता है, या फिर शायद वो ऑब्जर्व किया था लेकिन पता नहीं कुछ कारण की वजह से वो गिर गया जिसमें उसका हाथ नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन जेहेतु उसके हाथ से वो ग्रिल गिरा था ना, तो इसके लिए उसका ही गलती होगा। तो इस तरह के केस में रेस इप्सा लिक्विटी अप्लाई होते हैं। बट प्रीमा फेसिया में क्या है, देयर इज अ प्रीमा फेसिया केस दैट द डिफेंडेंट इज लायबल। वो केस क्या है, दैट दे कंट्रोल द डिफेंडेंट कंट्रोल द पंप। ठीक है, एक वाटर पंप कंट्रोल बाय डिफेंडेंट, द पंप वाज लेफ्ट ऑन एंड फ्लोडेड द प्लेंटिव्स हाउस। मतलब कि पंप खुला ही छोड़ दिया, जो कि प्लेंटिव्स का हाउस जिसमें फ्लोड हो गया। ठीक है, मतलब पानी से भर गया। तो the plaintiff was away and had left the house in the control of the defendant, जहाँ पर कि प्लेंटिव जो अपना घर डिफेंडेंट का हाथ में छोड़कर चला गया था। ठीक है, मतलब कि प्लेंटिव यहाँ पर था जो कि अपना घर डिफेंडेंट का हाथ में छोड़ के किसी बाहर गया था, और डिफेंडेंट के पानी के पंप खोल रखने की वजह से उसका घर में पानी भर गया और फ्लोड हो गया पूरा हाउस। ठीक है, तो इसमें पूरा गलती डिफेंडेंट का ही था, क्योंकि प्लेंटिफ को चला गया उसके हाथ में छोड़ के, लेकिन जो भी हुआ उसमें डिफेंडेंट का ही हाथ था। ठीक है, तो इसमें डिफेंडेंट का ही गलती होगा। सो देयर आर केस लॉस रिलेटेड टू दिस मैक्सिम, that is there are certain case law. They are the first of all MC Mehta versus Union of India. It's a most important case in this maxim. ठीक है, then फिर आता है NG Chunpui versus Lee Chuen Tat. ठीक है, then thirdly आता है Rio versus Minister of Health, और भी बहुत सारे केस है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसे चेक कर लेना। वहाँ पर वो मैंने जो भी पढ़ा है
और जो केस लॉ है वो ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, आप उसे नोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और भी ब्रीफली जान सकते हैं आप उसको पढ़ के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।